School of Magic Season 2 Episode 122 टाइटल वह कुत्तियाँ। यह टाइटल है। एक शानदार पश्चिमी शैली के रेस्टोरेंट में रणवीर ने धीरे धीरे अपनी मिठाई खत्म की, अपना मुंह पोंछा और अपने सामने वाले व्यक्ति से कहा, क्या ऐसा है वह पहली लड़ाई हार गया? शायद हम उस पर बहुत अधिक ध्यान दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि जिस बच्चे को अस्थायी उम्मीदवार बताया जा रहा है उसके पास कुछ भी नहीं है। जो शुमिंग ने तिरस्कार पूर्वक मुस्कुराहट के साथ उत्तर दिया। रणबीर ने कहा, मैं वास्तव में उससे परेशान नहीं था, लेकिन आप जिस महिला में रुचि रखते हैं वह उसके साथ एक ही घर में रह रहा है। भगवान जानता है कि उनके बीच क्या होगा। जो शुमिंग का चेहरा काला पड़ गया जब उसने रणबीर को घूर कर देखा। दोनों चिंतित थे कि क्या आदर्श क्वालिफाई या नाम सुरक्षित करने में सक्षम था, क्योंकि यह निर्धारित करेगा कि उसे विश्व कॉलेज टूर्नामेंट के लिए चुना गया था या नहीं। हालांकि अच्छी खबर यह थी कि आदर्श पहली लड़ाई हार गया था। हार को स्कोर शीट पर दर्ज नहीं किया जाएगा, फिर भी जीत के बिना पर्याप्त अंक अर्जित करना मुश्किल था। बेसिक तौर पर उन्होंने उस व्यक्ति को ज्यादा महत्व दिया था। जैसा कि रणवीर ने उल्लेख किया था, यदि वह बच्चे के खिलाफ गंभीर लड़ाई में होता तो वह उसे कुछ राउंड में आसानी से हरा देता। अगली लड़ाई के बारे में क्या ख्याल है? उसके प्रतिद्वंदी कौन है? रणवीर ने पूछा। मैजिक एसोसिएशन से बाई युलांग, मतलब यक प्रेम अन्य तीन की तरह कुछ भी उत्कृष्ट नहीं है, लेकिन चूंकि वे टॉप 20 में है इसलिए वे कमजोर भी नहीं होंगे। प्रेम वह एक कठिन प्रतिद्वंदी है। उसी रात उसी मैदान पर टीम 11 के 4 छात्र जो अपनी पहली लड़ाई हार गए थे अप्रिय नजरों से घास पर बैठे थे। उनकी प्रतिद्वंदी टीम में कोई भी प्रसिद्ध नहीं था, फिर भी वे लड़ाई हार गए। इस प्रकार यह संभावना थी कि उनमें से किसी ने भी इससे बहुत अधिक अंक अर्जित नहीं किए थे। गगन रावत का चेहरा उदास था। उन्होंने शुरू में सोचा था कि चूंकि उनकी टीम के सभी साथी अपने एलिमेंट स्कूल टॉप में 20 में थे, इसलिए वे कुछ हद तक विश्वसनीय होंगे। उसे आश्चर्य हुआ, भले ही वे आमने सामने की लड़ाई में काफी मजबूत थे, लेकिन एक टीम में लड़ते समय वे धीमे थे, जो उसके लिए बोझ के अलावा कुछ नहीं था। यह एक विशाल लाइटनिंग मैजिक से अपने प्रतिरोधियों को आसानी से दबा सकता था। यदि वे कुछ भी अच्छे होते तो वे लड़ाई नहीं हारते। गगन को काफी निराशा महसूस हुई जब उसे याद आया कि उसे अभी भी उसी टीम में 2 और लड़ाइयां लड़ने की जरूरत है। आदर्श, तुम्हें क्या हुआ है? आपने उन्हें कून के जंगल में फंसाने की कोशिश क्यों की? उस आदमी के पास शैडो एलिमेंट था, आप उसे कैसे फंसा सकते हैं? गगन ने डांटा। आयशा ने एक शब्द भी कहने की हिम्मत ना करते हुए अपना सिर नीचे कर लिया। टीम की हार के लिए उन पर बड़ी जिम्मेदारी थी। यदि वो अपने प्लांट एलिमेंट से कून जंगल से वाटर मैजिशियन को फंसाने में कामयाब हो जाती और उसे रोलिंग वेव डालने से रोक देती तो इससे उनका फॉर्मेशन नष्ट नहीं होता। हालांकि आयशा ने इसे एक शैडो मैजिशियन पर डाला। शैडो एलिमेंट के मुकाबले प्लांट एलिमेंट लगभग बेकार था। मैजिक से बचने के लिए एक साधारण भागती हुई शैडो ही काफी थी। इसके अलावा मुझे नहीं पता कि हमारे स्कूल में आदर्श नाम की एक लड़की भी थी, उनकी टीम में से किसी एक ने कहा। क्या आप उस आदर्श के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि वह एक अस्थायी उम्मीदवार है? मुझे नहीं लगता कि भाग्यशाली होने के अलावा उस लड़के के पास देने के लिए कुछ भी है। मुझे खुशी है कि वह हमारी टीम में नहीं है। ठीक है, यह लड़की आदर्श भी अच्छी नहीं है। उसी टीम के लड़के ने बिना कोई दया दिखाए बकवास कर दी।
ठीक है, यह काफी है। बस यह सुनिश्चित करे कि अगली लड़ाई में कोई गलती ना हो, गगन ने कहा। बाकी लोगों ने किसी भी बात पर कोई टिप्पणी नहीं की। आयशा ने यह भी वादा किया कि वह अगली लड़ाई में कोई गलती नहीं करेगी। आयशा बुरे मूड में अपार्टमेंट में लौट आई। उसके मुंह से बड़बड़ाना बंद नहीं हुआ। उसने स्वीकार किया कि वह मजबूत नहीं थी। उसकी ताकत अभी भी हर स्कूल में टॉप 20 से एक निश्चित दूरी पर थी। फिर भी वे इसका सारा दोष उस पर नहीं डाल सकते थे। मैं उन्हें कल आश्चर्यचकित कर दूंगी, आयशा ने खुद से कहा। हैरान? कौन? मुंह में चिकन की पसली लेकर बालकनी से अंदर आते हुए आदर्श ने पूछा। उसने चिकन पसली का केवल एक टुकड़ा खाया था, लेकिन फिल्म बेले जिसने इसे सूंघ लिया था तुरंत कमरे में आ गई। आदर्श ने एक और टुकड़ा लेने की कोशिश की, लेकिन उसे केवल हवा मिली। फ्लेम बेले ने पहले ही चिकन रिब को छीन लिया था। वह एक छोटे से कोने में बैठ गई और उसे चबाने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई छोटा चूहा अपना भोजन खा रहा हो। नहीं, कुछ नहीं, तुमने गलत सुना होगा। हा हा हा। आयशा ने आदर्श को सच बताने की हिम्मत नहीं की। तुम अजीब व्यवहार कर रही हो। वैसे मैंने सुना है कि नामांकन प्रारंभिक शुरू हो चुका है। मेरी बारी कब है? ओह ओह, आपका नंबर काफी पीछे है, आयशा ने कहा। आदर्श ने आयशा को घूर कर देखा। किसी तरह उसे लगा कि आयशा उससे कुछ छिपा रही है। फिर भी वो पहले दिन से ही हमेशा अजीब रही थी, इसलिए आगे पूछना बेकार था। अगले दिन आयशा काफी जल्दी उठ गई। समय कम होता जा रहा था। परिणाम स्वरूप यूनिवर्सिटी ने एक साथ 2 लड़ाइयां आयोजित करने की व्यवस्था की थी। टीम के बीच सुबह 2 मुकाबले हुए, जिनके बीच लगभग कोई अंतराल नहीं था। इसी तरह उनके विरोधी भी लगातार अपनी लड़ाई लड़ रहे होंगे। ऐसे में टीम को यह तय करना होगा कि क्या उन्हें पहली लड़ाई में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना है या दूसरी लड़ाई को संभालने के लिए कुछ ऊर्जा बचाकर रखनी है। आयशा ने जानबूझकर अपने परिवार से उसके लिए डेथ स्ट्राइक मैजिक इक्विपमेंट तैयार करने के लिए कहा था, ताकि वह आज अच्छा प्रदर्शन कर सके। आयशा के अपार्टमेंट से बाहर निकलते ही आदर्श जाग गया था। अपने कमरे से उसने आयशा को अपने जूते पहने हुए जाते देखा। उसे ऊंची एड़ी के जूते ना पहने हुए देखना काफी कम था। यह स्पष्ट है कि वह लड़ाई के लिए तैयार है। आदर्श ने अपना जबड़ा हाथ में लेकर विचार करना शुरू कर दिया। थोड़ी झिझक के बाद आदर्श ने एक बार देखने का फैसला किया कि हाल ही में आयशा इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रही थी। आदर्श ने आयशा का पीछा किया, लेकिन किसी तरह वह रास्ते में खो गया। स्कूल इतना बड़ा था कि उसे पता ही नहीं था कि वह उसे कहाँ ढूंढे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक में लगभग 2 साल बिताए थे। फिर भी उन्हें अचानक एहसास हुआ कि उन्होंने दिशा की अपनी समझ खो दी है। वह काफी देर तक चक्कर लगाता रहा, फिर भी उसे अपना रास्ता नहीं मिल सका। पेड़, रास्ते, कक्षाएं, प्रयोगशालाएं, ट्रेनिंग ग्राउंड, अब वह कहाँ था? वह लाइब्रेरी है। अंततः मुझे 1 मील का पत्थर मिल गया। आदर्श ने लड़की के एक छोटे से भूखंड से गुजरने के बाद आखिरकार एक परिचित संरचना को पहचान लिया। जैसे ही आदर्श लाइब्रेरी के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, संयोगवश उसकी नजर एक महिला पर पड़ी, जिसके काले चिकने बालों पर बहुत सारे छोटे छोटे क्रिस्टल लटक रहे थे। उसके सीने में किताबों का ढेर था। आदर्श, जब महिला ने उसे देखा तो वह असमंजस में पड़ गई। हिमांशी, तुम हमेशा लाइब्रेरी में रहती हो? आदर्श ने एक अजीब मुस्कान के साथ कहा। क्या आज आपका द्वंद्व युद्ध नहीं है? हिमांशी ने अपनी आंखें झपकाते हुए कहा। क्या मेरा? क्या यह दोपहर में है या रात में? आदर्श ने अपनी भुएं ऊपर उठाते हुए पूछा। हिमांशी ने अपना सिर हिलाया। उसने दीवार पर लगी घड़ी पर नजर डालने के लिए अपना सिर उठाया और कहा, यह अभी हो रहा है। ओह, यह तो 10 मिनट पहले ही शुरू हो चुका है। आदर्श ने अपने होंठ थपथपाए। उसके पास अचानक शब्द नहीं बचे। आयशा, वह कुत्तिया साली। आदर्श बस यही शब्द बोल पाए। दुर्व्यवहार की बार नेक्स्ट एपिसोड 122 3
टाइटल दुर्व्यवहार की बाढ़। हिमांशी आदर्श से काफी प्रभावित थी। यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक के छात्र के रूप में उन्होंने लगभग 2 साल यहाँ बिताए थे, या तो बाहरी परिसर में या मुख्य परिसर में, या मतलब जूनियर कैंपस में या सीनियर कैंपस में, लेकिन फिर भी वो खो जाने में कामयाब रहे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नामांकन शुरू के प्रतिभागी द्वंद्व युद्ध की तैयारी के लिए समय से पहले स्नान करेंगे और कुछ अगरबत्तियां चढ़ाएंगे, लेकिन आदर्श को पता ही नहीं था कि आज उसका मैच है। जब वह दिशा की खराब समझ वाले लड़के को द्वंद्व युद्ध मैदान में ले गई तो मैच लगभग समाप्त हो चुका था। आपकी टीम केवल 3 लोगों के साथ द्वंद्व युद्ध कर रही है, उन्हें अब आपके प्रति बहुत बड़ी शिकायत होनी चाहिए। हिमांशी ने आदर्श के साथ स्टेडियम में प्रवेश किया। हालांकि जैसे ही हिमांशी ने द्वंद्व युद्ध मैदान पर नजर डाली, वह तुरंत हैरान रह गई। 4 लोग? द्वंद्व युद्ध मैदान पर 4 लोग थे, एक भी लापता नहीं था। हालांकि आदर्श ठीक उसके बगल में खड़ा था। युद्ध में उसकी जगह लेने वाला व्यक्ति कौन था? आदर्श का चेहरा काला पड़ गया था। वह अपने दिल में फक शब्द की लाखों प्रतियां सर पर दौड़ते हुए महसूस कर सकता था। क्या उसने युद्ध में भाग लेने के लिए तुम्हारा रूप धारण किया है? हिमांशी को अपने लिए एक आरामदायक सीट मिली। वह काफी उत्सुक लग रही थी। उसकी आकर्षक आंखें चमक रही थी क्योंकि वह यह देखने का इंतजार कर रही थी कि स्थिति कैसे विकसित होगी। आदर्श की अभिव्यक्ति इससे भी बदतर नहीं हो सकती थी, लेकिन मैच अभी भी चला हुआ था। वह बस लड़ाई में कूद नहीं सकता था और आयशा को उसकी गलती के बारे में नहीं बता सकता था। वह केवल लड़ाई को बुरी तरह से देख सका, यह आशा करते हुए कि आयशा इसे बहुत अधिक गड़बड़ नहीं करेगी, जैसा कि उसने सोचा था। जब उसने आयशा से कुछ मदद करने के लिए कहा तो कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। उसने उसके मस्तिष्क में छेद के आकार को कम मांगा था। जब भगवान ने उसकी सृष्टि की थी तब उसने अवश्य ही बुद्धि से भरा प्याला गिरा दिया होगा और उसके नुकसान की भरपाई करने के लिए उसे बड़े स्तन दे दिए होंगे। वे संकट में है। हिमांशी ने लड़ाई देखते हुए शांति से टिप्पणी की। हाँ, यह बहुत स्पष्ट है। आदर्श ने सिर हिलाया। द्वंद्व युद्ध के मैदान पर गगन की अभिव्यक्ति बेहद उदास थी। उसे गंभीरता से संदेह हो रहा था कि आदर्श नाम की लड़की यहाँ केवल आकर्षक अभिनय करने आई थी। क्या प्लांट एलिमेंट वास्तव में उसका फर्स्ट एलिमेंट था? मैजिक वाइन का उपयोग करते समय उसकी सटीकता लगभग 0 थी। उनके प्रतिद्वंदी विंड ट्रैक या अर्थ वेव पर भरोसा किए बिना आसानी से उसके मैजिक से बच सकते थे। लाइट रेज ब्लाइंड। आयशा को पता था कि वह अपने प्लांट एलिमेंट का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में असमर्थ थी, इसलिए उसने इस पर भरोसा करना बंद कर दिया। जब उसने देखा कि गगन दुश्मनों के बीच फंस गया है तो उसने तुरंत दुश्मनों को अंधा करने के लिए लाइट स्पिल का उपयोग करने के बारे में सोचा, जिससे गगन बच सके। हालांकि ब्रिलियंट लाइट ब्लाइंड स्पिल दोस्त और दुश्मन में अंतर करने में असमर्थ थी। यह न केवल शत्रु को अंधा कर देगी बल्कि उसके सहयोगियों को भी अंधा कर देगी, जैसा कि उसका इरादा था। काम करने के लिए लाइट मैजिशियन को दूरी और कोण पर अच्छा नियंत्रण रखने की आवश्यकता थी। गगन की कलाई लाइटनिंग की चमक से चमक रही थी। वह अपने विरोधियों में से एक को मैजिक से पंगु बनाने की योजना बना रहा था और अपने मैजिक बूट्स का उपयोग करके उनसे बचने की योजना बना रहा था। उसे यह झटका लगा कि आयशा की लाइट ब्लाइंड रोशनी ने अचानक उसे अंधा कर दिया। वह अपने लक्ष्य से पूरी तरह चूक गया। जबकि गगन अंधा हो गया था, एक मोटी बर्फ श्रृंखला ने उसे जोरदार धक्का मारा। उसकी आंखें अभी भी दर्द से जल रही थी, इसलिए उसके पास हमले से बचने का कोई मौका नहीं था। जंजीर उसके पेट पर बहुत जोर से लगी और वह उड़ गया। उसके मैजिक कवच पहन रखा था जो उसकी रक्षा की अंतिम पंक्ति भी था। गगन के घायल होने के बाद उसकी टीम के पास पर्याप्त मारक क्षमता नहीं रह गई थी। वे बहुत जल्दी ही हार गए। नतीजा तय हो चुका था, वे फिर से लड़ाई हार गए थे।
टीम 16 विनर है। रेफरी की घोषणा के बाद टीम 16 के छात्र तुरंत मुस्कुराने लगे। उनके कप्तान प्रेम जोर से हंसे, मानो वह गगन का मजाक उड़ा रहे हो। वह कुछ अजीब आवाजें निकालता रहा। गगन को प्रेम का साथ नहीं मिला। पराजय ने उसके सीने में क्रोध को पूरी तरह से विस्फोटित कर दिया। क्या तुम पागल हो? क्या तुम नहीं जानती थी कि लाइट रेज मुझे भी अंधा कर देगी? क्या आपने अपने विरोधियों के बिस्तर पर चढ़कर टॉप 20 में जगह बनाई? सुअर की तरह गूंगी, मैं तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहता। गगन ने आयशा की ओर इशारा किया और शाप की धारा के माध्यम से अपना गुस्सा निकाला। क्रोध से अभिभूत होने के बाद वह कम परवाह नहीं कर सका कि वह क्या बोल रहा है। वह नामांकन प्रारंभिक में 3 सबसे महत्वपूर्ण मैचों में से 2 हार गया था। वह नाम हासिल करने से और भी दूर होता जा रहा था और यह सब इस मूर्ख महिला की बदौलत था। उन्होंने पहली हार झेल ली थी, दूसरा नुकसान वह अब और सहन नहीं कर सका। तब भी जब भीड़ देख रही थी और जिसे वह डांट रहा था वह एक लड़की थी। बेहद घटिया घटिया, गगन की आवाज पूरे द्वंद मैदान में गूंज रही थी, क्योंकि उसने अपने मन में विचारों को पूरी तरह से व्यक्त किया था। जगह पर ज्यादा भीड़ नहीं थी, फिर भी सभी ने स्पष्ट रूप से सुना था कि उसने क्या कहा। उनके साथी जो टीम में थे वह भी हैरान रह गए। उन्हें भी गुस्सा आ रहा था, फिर भी उन्होंने लड़की को सीधे भीड़ के सामने नहीं डांटा। सच तो यह था कि लड़की ने दूसरी लड़ाई में बेहतर प्रदर्शन किया था। अंत में लाइटनिंग रेज केवल इसलिए थी क्योंकि गगन मुश्किल से में था। गगन की अचानक दहाड़ से पूरी जगह शांत हो गई। जल्द ही रोने की आवाज ने सन्नाटा तोड़ दिया। आयशा कुछ सेकंड के लिए हैरान रह गई, इससे पहले कि उसने अपना चेहरा अपने हाथों में छिपा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। गगन के शब्द कानों के लिए बेहद चुभने वाले थे। मूल रूप से उसके दिल पर छुरा घोंपा गया। यहाँ तक कि आयशा, जो हमेशा बेवकूफ़ी करती रहती थी, भीड़ के सामने पूरी तरह से टूट गई। वह जानती थी कि जब उसने अपनी टीम के साथी का रूप धारण करने का निर्णय लिया तो वह इसे किसी मनोरंजक कार्य के रूप में मान रही थी। हालांकि जब उसने पहली लड़ाई हारने के बाद उनके उदास भाव देखे तो उसने इसे मजाक के रूप में नहीं लिया। दूसरी लड़ाई में वह बहुत गंभीर थी और यहाँ तक कि उसके परिवार ने उसके लिए डेथ स्ट्राइक मैजिक इक्विपमेंट तैयार करने के लिए बहुत पैसा खर्च किया था। डेथ स्ट्राइक मैजिक इक्विपमेंट काम में आया, लेकिन पिछले मैच में उनके प्रतिद्वंदी टीम से अधिक मजबूत थे। उनकी टीम की कुल ताकत कमजोर थी। जैसे ही वे लड़ाई हार गए, उसने शुरू में सोचा कि गगन उसे सांत्वना देने की कोशिश करेगा क्योंकि आज उसका प्रदर्शन बहुत बेहतर था। फिर भी उसे आश्चर्य हुआ, उसे केवल एक डांट मिली। जैसे ही आवाज उसके दिल में घुसी, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। तुम किस लिए रो रही हो? दूर जाने का अभद्र संकेत देते हुए गगन कहता है, मुझे दोबारा तुम्हें देखना नहीं है। तुम मुझे कहीं दिख मत जाना, गगन ने कहा। जब उसने पहली बार उसे देखा तो उसने पहले ही मान लिया था कि लड़की बोझ होगी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह उससे भी अधिक बेकार होगी जितना उसने सोचा था। गगन, इसे भूल जाओ। हाँ, हमारा अभी भी तीसरा मैच आने वाला है। वह बस आपकी मदद करने की कोशिश कर रही थी, टीम में से एक ने सलाह दी। जब यह लड़की हमारी टीम में है तो तीसरा मैच लड़ने का क्या मतलब है? गगन अभी भी गुस्से में था। आयशा अब यह कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि जो आदमी उसकी इतनी जोर से निंदा कर रहा था वो कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे उसका परिवार पसंद करता था। अब उसका एकमात्र विचार वहां से चले जाना था। आयशा अपना चेहरा पकड़कर निराशा में बाहर की ओर भागी और किसी की छाती से टकरा गई। सीना चौड़ा तो नहीं था, फिर भी बहुत मजबूत लग रहा था। वह घूमने ही वाली थी कि तभी उस व्यक्ति ने अपनी बाहें फैला दी और उसे गले लगा लिया। आयशा ने अपना सिर उठाया और महसूस किया कि वह व्यक्ति आदर्श था। उसे ऐसा लगा जैसे उसे करंट लग गया हो।
जब उसे याद आया कि कैसे आदर्श ने डांट और उसकी नकल करने की उसकी मूर्खतापूर्ण हरकत देखी थी, तो उसे अचानक अपना चेहरा दिखाने में शर्म महसूस हुई। गगन ऐसा व्यक्ति था जिससे उसका परिवार प्यार करता था। वह अपने दिल को सख्त करके आसानी से उसे अनदेखा कर सकती थी, लेकिन आदर्श उसका दोस्त था, उसके घर का साथी था और उसे डर था कि आदर्श भी उसे डांटेगा। आखिरकार उसकी वजह से वह अब 2 महत्वपूर्ण लड़ाइयां हार गई थी। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 एपिसोड 124। आप ही हैं जो निराश है। आई एम सॉरी, मेरा यह मतलब नहीं था। आयशा एक आहत छोटी आवारा बिल्ली की तरह थी। अब वह अपनी सामान्य चंचलता नहीं दिखा रही थी और उसने लाल आंखों से आदर्श से माफी मांगी। वह गगन से माफी नहीं मांगेंगी। उसने कभी भी उसके जैसे किसी व्यक्ति के साथ गंभीरता से व्यवहार नहीं किया था, लेकिन आदर्श के लिए यह वैसा नहीं था। वह उसका दोस्त था। आहत आयशा की ओर देखते हुए आदर्श ने उसके सिर पर हाथ फेरा। उसका उसे दोष देने का कोई इरादा नहीं था। वे एक दूसरे को काफी समय से जानते थे। आदर्श आयशा के व्यक्तित्व से बेहद परिचित था। इस प्रकार जब वह लड़ाई में मूर्खतापूर्वक उसका प्रतिरूपण करती थी, तब भी वह अवाक रह जाता था और उसे केवल उचित चेतावनी देता था। प्रतिरूपण मतलब आदर्श की जगह लेना। लेकिन आखिरकार वह एक महिला थी। भले ही उसने कुछ गलत किया हो, लेकिन वह गगन की तरह भीड़ के सामने डांटे जाने की हकदार नहीं थी। आदर्श ने आयशा के साथ ऐसा कभी नहीं करता था। आदर्श कभी ऐसा नहीं था आयशा के प्रति, भले ही वह कितनी भी गलतियां कर ले। भले ही लड़की ने तीनों मैच खराब कर दिए हो, वह कभी भी उस पर अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करेगा। उसका आयशा के करीब होना तो केवल कारण का एक हिस्सा था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक पुरुष को कभी भी किसी लड़की के साथ मैल जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। मत रो, यह ठीक है, आदर्श ने आभरी। तुम मुझे दोष नहीं दे रहे। आयशा ने अपना सिर उठाया। उसकी लाल आंखें आदर्श को अविश्वास से घूर रही थी। आपने इस बार सीमा पार कर ली है, लेकिन यह दुनिया का अंत नहीं है। इसके अलावा क्या आप भूल गए हैं, मैं पहले से ही एक अस्थायी उम्मीदवार हूँ। अगर आपने सुझाव नहीं दिया होता तो संभावना है कि मैं नाम प्राप्त करने के लिए यहाँ भी नहीं होता। आदर्श मुस्कुराया। आयशा ने उस आदमी की ओर देखा। इतनी करीब दूरी पर उसे अचानक पता चला कि विलन सूरज की तरह गर्म था जब वह मुस्कुरा रहा था। बहुत सुंदर, उसके दिल में चमकती गर्मी। लेकिन मुझे अभी भी आपसे माफी मांगनी है। आई एम सॉरी, मैं इसकी भरपाई करने की कोशिश करूंगी। आयशा ने दृढ़ता से कहा। ठीक है, मैं इसे स्वीकार करता हूँ, लेकिन आदर्श ने अपना सिर थोड़ा घुमाया और अपनी नजर गगन पर केंद्रित कर ली, जो अभी भी अपने साथियों को कोस रहा था। लेकिन मैं पहले स्कोर बराबर करूंगा और अब हम इस बारे में बात करेंगे कि आप कैसे मेरे लिए इसकी भरपाई कर दूंगा तुम्हारे लिए। आदर्श ने आवारा बिल्ली आयशा को छोड़ दिया और उसे आराम करने के लिए बैठा दिया। हिमांशी चुपचाप अपनी सीट पर बैठी रही। उसने आयशा को पानी की एक बोतल दी और पहले उसे शांत किया। फिर उसने अपना ध्यान वापस आदर्श पर केंद्रित कर दिया, जो गगन की ओर चल रहा था। वह यह देखने के लिए उत्सुक थी कि आदर्श के मन में क्या था। वह एक ब्लेसिंग मैजिशियन थी, इसलिए वह आदर्श की उदासीन अभिव्यक्ति के नीचे छिपी शांत काली आंखों में क्रोध को महसूस करने में सक्षम थी। आप गगन हैं? आदर्श ने गगन के पास गया और उसे शांति से पूछा, आप क्या चाहते हैं? क्या आप उस लड़की के लिए यहाँ हैं? गगन अंधा नहीं था। उसने स्पष्ट रूप से आयशा को उस आदमी की बाहों में गिरते देखा, लेकिन उसकी आंखें तिरस्कार से भरी थी। इसकी सबसे अधिक संभावना थी कि लड़की ने टॉप 20 में पहुंचने के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल किया था। यह उचित था कि कोई व्यक्ति उसकी रक्षा के लिए आगे आए। ज्यादा कुछ नहीं, मैं बस आपको यह बताना चाहता हूँ, अगर आप जहां मैं हूं वहां से रेंगते हुए उसके पास जाना शुरू कर दे
और अपने चेहरे पर 3 जोर से थप्पड़ मारे और उससे माफ़ी मांगे तो आपने जो उससे कहा है उसे मैं माफ़ कर दूंगा। इसके अलावा मैं कहना चाहता हूँ खुद को चो दो। आदर्श गगन के सामने खड़ा था। उसने जानबूझकर अंतिम कुछ शब्दों पर जोर दिया ताकि पूरी भीड़ इसे स्पष्ट रूप से सुन सके। गगन का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। वह अब भी गुस्से से अभिभूत था। उन्होंने आदर्श की ओर इशारा किया और कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? इससे पहले कि मुझे किसी को पंगु बनाने की इच्छा हो, बेहतर होगा कि तुम जितना हो सके पेशाब करो। यह स्पष्ट है कि आप स्वयं लड़ाई नहीं जीत सकते, फिर भी आपने इसका दोष एक लड़की पर मढ़ा। आपके और एक कुत्ते के बीच अंतर यह है, कम से कम एक कुत्ता नियमित संभोग के माध्यम से पैदा होता है, फिर भी आप जैसा एक क्रॉस ब्रीड होना चाहिए कुछ गंदगी खाने से। गर्भवती होने के बाद आपकी मां ने पाद निकाला था, आदर्श ने उत्तर दिया। शाप से हिमांशी और आयशा की आंखें खुली रह गई। पहले तो वे कथन का तर्क नहीं समझ सके, दूसरा वे आदर्श की शाप देने की कुशलता से आश्चर्यचकित थे। घटना स्थल पर हर कोई एक मैजिशियन था, एक यूनिवर्सिटी का छात्र था जो राष्ट्र का एक स्तंभ था। फिर भी उस व्यक्ति ने किसी को कोसते हुए कुछ इतना जंगली, अप्रिय और तार्किक कहा, लेकिन यह उनके कानों को सुखद क्यों लगा? पूरी जगह अचानक शांत हो गई। गंदे शब्द अभी भी उनके कानों में गूंज रहे थे। कुछ लड़कियां उसकी बात से पूरी तरह हैरान हो गई और स्पष्टीकरण पाने के लिए पास के दुष्ट लड़कों के पास की। तुम गगन ने अपनी शब्दावली में सभी अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। एहसान का बदला चुकाने के लिए उसके पास शब्द नहीं थे। वह महसूस कर सकता था कि उसकी छाती में दर्द के कारण उसके गले में खून बह रहा है। आदर्श का पालन पोषण आम लोगों ने किया। गगन जैसा व्यक्ति उसके लिए कोई मुकाबला नहीं था। जब आप केवल किसी को डांटना जानते हैं तो अहंकारी हो जाते हैं। इसके बजाय द्वंद्व युद्ध में मेरे सामने आए। मैं तुम्हें आज मेरा अपमान करने पर पछतावा कर दूंगा। गगन ने कसम खाई। उसकी उंगली आदर्श की ओर इशारा कर रही थी क्योंकि उसने अंततः अपने विचार एकत्र किए। तुम्हें पता है कि किसी व्यक्ति को डांटना गर्व की बात नहीं है, लेकिन जब तुम मेरी दोस्त आयशा को डांट रहे थे तो क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा था? आदर्श ने मुस्कुराहट के साथ कहा। गगन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने अपने पैरों पर रखी चट्टान को गिरा दिया हो। जब उन्होंने भीड़ को अपनी ओर हंसते देखा तो उनके चेहरे पर उदासी छा गई। हालांकि वह कभी भी अपनी गलती स्वीकार नहीं करेगा। क्या मैं गलत था? यह सच है कि उसकी ताकत नामांकन प्रारंभिक में भाग लेने के योग्य नहीं है। मैं उसके जैसे निराश व्यक्ति को डांट क्यों नहीं सकता? आप इसलिए हारे क्योंकि आप बुरे थे। आपने उनके सामने कभी कोई मौका नहीं खड़ा किया। आदर्श ने कहा। तो तुम्हें लगता है कि तुम अच्छे हो? मैं यह स्पष्ट कर दूंगा, यदि यह नियम नहीं होते जो छात्रों को नामांकन प्रारंभिक के दौरान निर्धारित मैचों के बाहर एक दूसरे के खिलाफ द्वंद्व युद्ध करने से रोकते हैं, तो मैंने अब तक आपको कोमा में पहुंचा दिया होता। आपको खुश होना चाहिए कि इस बार नियमों ने आपकी रक्षा की है, क्योंकि मैं आप जैसे कूड़ेदान के कारण अपना भविष्य नष्ट नहीं करना चाहता। जब तक वह मूर्ख लड़की हमारी टीम में है तब तक हमारे जीतने का कोई रास्ता नहीं है, गगन ने कहा। आदर्श को पता था कि यह गगन कितना बेकार था, फिर भी रेफरी अभी भी उन्हें देख रहे थे। अगर गगन इस बदमाश को पीटने की कोशिश करेगा तो वे बस हस्तक्षेप करेंगे और लड़ाई रोक देंगे, और यह स्पष्ट था कि गगन बस रेफरी के करीब रहेगा। आदर्श अगर पीटने की कोशिश गगन को करेगा तो रेफरी बीच में आ जाएगा। उसने एक खोखली हंसी निकाली और गगन से कहा, तुमने खुद ही कहा मेरे साथ शर्त लगाने की हिम्मत करो। मुझे इसे दोबारा कहने में कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ हर कोई इसकी गवाही दे सकता है, यह महिला ही हमारे हारने का कारण है। शर्त किस लिए है? गगन स्पष्ट रूप से अपनी छवि बचाने की कोशिश कर रहा था। मैं आपकी जगह
उन्हीं साथियों, उन 2 लोगों और उसके साथ तीसरी लड़ाई लड़ूंगा। अगर मैं जीत गया तो आप वही करेंगे जो मैं कहता हूँ। जहाँ वह है वहाँ रैंक कर जाए, अपने आप को 3 बार थप्पड़ मारे, सामना करो और उससे माफी मांगो। आदर्श को उस मैच से बेहद घृणा थी। आदर्श थर्ड मैच करना चाह रहे थे गगन के 2 साथियों को लेकर, पर गगन को नहीं। क्या गधा है, यदि रेफरी आसपास नहीं होते तो वह उस आदमी को पीट पीट कर मार डालता। गगन स्तब्ध रह गया। गगन ने अपने आसपास नजर डाली और देखा कि हर कोई उसकी ओर देख रहा था। वह उस आदमी के साहस को अस्वीकार नहीं कर सका, क्योंकि वह तो बस अपनी ही बातों से इनकार कर रहा होगा। ठीक है, लेकिन अगर तुम हार गए, ओह, मुझे याद है कि मेरे अपार्टमेंट के सामने एक लॉन है। बहुत से परेशान करने वाले लोग अपने कुत्तों को वहां घुमाने ले जाते हैं, इसलिए हर जगह कुत्तों का घूप होता है। आप उन्हें उस बेवकूफ लड़की के साथ बांध सकते हैं और उन सभी को खा सकते हैं, गगन ने कहा। गगन, आपकी हालत और भी अनुचित है। उनकी टीम के साथी ने अब और बर्दाश्त नहीं कर सके और गगन से कहा। गगन ने उसकी ओर घूर कर देखा। आदर्श को कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि वह उसे दी गई किसी भी शर्त को आसानी से स्वीकार कर लेगा। कुछ महीने पहले आदर्श ने इतनी लापरवाही नहीं बरती होगी, लेकिन अब वह बहुत आश्वस्त महसूस कर रहा था कि फ्लेम बेले अपने युवा चरण में पहुंच गई थी। बहुत अच्छा, रेफरी कृपया इस दांव की गवाही देने में मदद करे, आदर्श ने पलटकर रेफरी से कहा। तीनों रेफरी वास्तव में यूनिवर्सिटी के कुछ युवा शिक्षक थे। हालांकि जब छात्र झगड़ रहे थे तो वे असहाय महसूस करने का नाटक कर रहे थे। वास्तव में वे अपने दिलों में इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। अरे, इस तरह के झगड़े के लिए रेफरी बनना कहीं अधिक रोमांचक था। जिसके बारे में बोलते हुए यह छात्र जो लड़ाई के बाद आया था, वह एक असली आदमी था। ऐसा कहा जा रहा है कि वे नियमों की अनदेखी नहीं कर सकते, रेफरी में से एक ने कहा। यह आपके बीच कुछ व्यक्तिगत मामला है और जब तक आप दोनों इसे स्वीकार करते हैं तब तक ठीक है, लेकिन हम आपके प्रदर्शन के लिए आपको उच्च अंक नहीं देंगे। हम आपके विरोधियों का मूल्यांकन करते समय अभी भी मानक नियमों का पालन करेंगे। यदि आप इससे सहमत हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। टीम के साथी ने कहा, यह मेरे लिए ठीक है, क्योंकि इस गड़बड़ी के बिना हम थर्ड मैच भी नहीं लड़ पाएंगे। दूसरे साथी ने भी सिर हिलाया, जिसका अर्थ था कि वह अपनी टीम के जंगली आदमी को हार मानने के बजाय उसके साथ आखिरी लड़ाई लड़ना पसंद करेगा। इसके अलावा किसी कारण से वह व्यक्ति उसे काफी परिचित लग रहा था। संपादक का नोट। जब उन्होंने आयशा कहा तो उन्होंने धारणा जांच पर एक स्वाभाविक रोल किया और उन्हें एहसास नहीं हुआ कि वह नकली थी। हाँ, और रेफरी किसी ऐसे व्यक्ति को नामांकन मैच के लिए शामिल क्यों होने देंगे जो टीम में नहीं है। जो भी हो, अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।